तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच जो आईपीएल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स पिछले साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्या हमें अपनी टीम में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते समय कि अभिषेक शर्मा को कैप्टन करें या फिर ट्रेविस हेड को या फिर किसी और को, तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का दूर करने वाला हूं दोस्तों। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये संडे को खेला जाएगा 23 मार्च को दोपहर में 3:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला होगा, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों बैट्समैन को काफी मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 78 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 36 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 42 बार। और एवरेज स्कोर यहाँ पर 163 का है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलती है। और पिछले साल तो दोस्तों सारे लगभग मुकाबले में यहाँ पर 200 के ऊपर ही टारगेट हो रहा था। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद का है 277 रन का। आप सभी को याद होगा वो वाला मैच जो कि पिछले साल खेला गया था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का है 80 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 35 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 12 बार, 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर 18 बार स्कोर किया है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं ये दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो दोस्तों एवरेज साइज की बाउंड्री है, ना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है ना ही बहुत ही ज्यादा छोटी है। और पिच की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल बैट्समैन को मदद मिलती है। और बॉलिंग में दोस्तों स्पिनर्स के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं है, केवल और केवल तेज गेंदबाज को यहाँ पर मदद मिलेगी और बैट्समैन को। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उससे पहले कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस से पहले एक्यूरेट पिच रिपोर्ट मिलेगी और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में विनिंग टीम्स दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा जो पिछला मुकाबला खेला गया उसमें पंजाब किंग्स ने 214 रन का टारगेट दिया था 5 विकेट के नुकसान पर। और इस टारगेट को सनराइजर्स हैदराबाद आसानी से चेस करके 4 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स 165 रन का टारगेट दिया था और इस टारगेट को हैदराबाद आसानी से चेस करके बिना विकेट खोए चेस कर लिया था, जिसमें फास्ट बॉलर को तो दोस्तों 3 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिली। और 10 विकेट से हैदराबाद इस मुकाबले में जीता था। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो भी एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच था और इस मैच में हैदराबाद ने 201 रन का टारगेट दिया था और मात्र 1 रन से राजस्थान रॉयल्स टारगेट चेज नहीं करने पाई और हैदराबाद 1 रन से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को तो विकेट ही नहीं मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा तो पिछला तीनों मुकाबला यहाँ पर हैदराबाद ही जीती है। इसका मतलब ये है कि ये तो इनका होम ग्राउंड है ही, यहाँ पर हैदराबाद को हराना मुश्किल है। और पिछले 3 आईपीएल के मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 21 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। तो यहाँ पर आपको स्पिनर्स पर ना के बराबर फोकस करना है और केवल बैट्समैन और फास्ट गेंदबाजों पर ही फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 1 विकेट मात्र। और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट और स्पिनर्स को 1 ही विकेट मिली है पिछले 3 मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर और हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों जो पिछला 5 ये मुकाबला खेले हैं आईपीएल का उसमें से 3 मैच जीते हैं और 2 मैच मात्र हारे हैं। और राजस्थान रॉयल्स का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, पिछले 5 में से मात्र ये अपना एक ही मुकाबला जीते हैं। लेकिन पिछले साल दोनों टीम्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई की थी और दोनों टीम्स के बीच अभी तक टाटा आईपीएल के इतिहास में 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद 11 बार बाजी मारी है और राजस्थान रॉयल्स 10 बार। तो ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जो जीतने का ज्यादा चांसेस रहेगा वो सनराइजर्स हैदराबाद का ही रहेगा, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि पिछले साल बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे, ये तो आपको पता ही है। फिर ईशान किशन आपको दिखेंगे, अब ये दोस्तों हैदराबाद में आ चुके हैं तो तीसरे नंबर पर ही आएंगे। फिर नीतीश रेड्डी, हेनरिस क्लासन, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस जो कि कैप्टन है। फिर गेंदबाजी में आपको हर्षल पटेल, राहुल चहर, मोहम्मद शमी, एडम जम्पा और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अथर्वा टाइडा को खेलते हुए दिखेंगे, जो कि बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों पावर प्ले में बात करें
तो 1 से लेकर 6 ओवर के बीच में पावर प्ले में आपको मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ज्यादातर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में हर्षल पटेल और पैट कमिंस बॉलिंग कराएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सारे मैचेस की वीडियो सबसे पहले मिलने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर बैट्समैन ट्रेविस हेड की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। पिछले मैच में 31 रन की इन्होंने पारी खेली थी जब ये खेले थे। उससे पहले 59 रन, फिर 80 रन, फिर 77 रन, 56 रन, 53 रन, 54 रन, मतलब लगातार 5-6 मुकाबले में अर्धशतक ये पारी खेले हैं। और अभी वर्ल्ड कप में भी कुछ मुकाबले में इनका अच्छा परफॉर्मेंस था, चैंपियंस ट्रॉफी में सॉरी। और अभिषेक शर्मा की बात करें तो इनका तो दोस्तों टी20 में शुरू से ही परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। रिसेंट में दोस्तों ये टी20 आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ खेल कर आ रहे हैं 1 महीने पहले, और उसमें देखा जाए तो 135 रन 2 विकेट, फिर 24 रन, फिर 12 रन 1 विकेट और 79 रन 106 रन की पारी खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन दोनों ओपनर्स को आप लोग अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये दोनों ओपनर अगर टिकेंगे तो 200 रन की भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। बाकी ईशान किशन की बात करें तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो अच्छा ही है और ये भी तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं और ये हमारे यहाँ पर पहले ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं और ईशान किशन को उतना लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है। तो इनको आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ईशान किशन के ऊपर बहुत ही दारोमदार रहेगा। रिसेंट में एक मैच में 77 रन और एक मैच में 40 रन की उन्होंने पारी खेली है, बाकी सारे मैचेस में 20-25 रन के आसपास ये आउट हो जाते हैं। नीतीश रेड्डी की बात करें तो ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में इनका टी20 में अच्छा रिकॉर्ड है। 1 विकेट मिली थी पिछले मैच में, बैटिंग से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 74 रन 2 विकेट, फिर 16 रन, फिर दोस्तों 37 रन और 20 रन की पारी खेले हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे और तेज गेंदबाज है और तेज गेंदबाज को तो यहाँ पर मदद मिलती ही है। तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी ये तीनों सेफ ऑप्शन रहेंगे और जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो ईशान किशन रहने वाले हैं, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं रखा है। अब क्लासेन की बात करें तो क्लासेन को मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं, लेकिन अगर टारगेट को चेस करती है हैदराबाद की टीम तब आप लोग क्लासेन की जगह पर ईशान किशन को रख सकते हैं, क्योंकि चेस करते समय हो सके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही टारगेट को चेस कर दें, क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों के पास क्षमता बहुत ही है। हालांकि क्लासेन का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 76 रन 66 रन टी20 में खेले हैं, लेकिन कुछ मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस भी किए हैं, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मेरे हिसाब से क्लासेन को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, क्योंकि रिसेंट में ओडीआई में भी अच्छा खेलकर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से। तो लो ऑर्डर से आपको अभिनव मनोहर खेलते हुए दिखेंगे। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 56 रन 34 रन 59 रन 76 रन 43 रन। फिर दो देखा जाए तो सारे मुकाबले में इन्होंने लगभग अर्धशतक ये पारी ही खेला है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन आपको अभिनव मनोहर का तभी रखना है जब दोस्तों हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो ये रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो आपको अपनी टीम में इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों बॉलर्स पर बात करें तो पैट कमिंस का रिकॉर्ड रिसेंट में देखा जाए तो कई दिनों के बाद ये वापसी कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपको पता ही है कि अवेलेबल नहीं थे। पिछले कुछ मुकाबले में इनका टी20 में रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन आईपीएल में ये सक्सेसफुल बॉलर रह चुके हैं, आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, भले ही रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हर्षल पटेल के ऊपर और राहुल चहर के ऊपर, क्योंकि राहुल चहर और हर्षल पटेल ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे बॉलर हैं जिनको अपनी टीम में बहुत ही कम लोग लेकर चल रहे हैं, और ये दोनों बॉलर ही विकेट टेकर बॉलर हैं, क्योंकि हर्षल पटेल पावर प्ले में बहुत ही कम बॉलिंग कराते हैं और आखिरी ओवर में ये बॉलिंग कराते हैं। और आपको पता है कि जो बॉलर आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएगा उनको तो जरूर विकेट मिलेगी। और रिसेंट में ये दोस्तों 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट फिर 2 विकेट ले चुके हैं। और राहुल चहर का भी रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ठाक है, 2 मैच में मिली है 2-2 विकेट, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। तो गेंदबाजी में हर्षल पटेल और राहुल चहर और बैटिंग सेक्शन से ईशान किशन, ये 3 खिलाड़ी आप लोग के लिए इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी मोहम्मद शमी का तो रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है और एडम जंपा का भी बेहतर है, तो ये दोनों तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और एडम जंपा का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। बाकी अथर्वा टाइड की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। रिसेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे। और अगर हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको अभिनव मनोहर और अथर्वा टाइड के ऊपर फोकस करना है, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड देखिएगा तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 46 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 45 का है, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है तो ज्यादातर हैदराबाद के खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर ही देखने को मिलेगा।
फिर अभिषेक शर्मा का 21 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 27 का है, 2 विकेट मिला है जो कि बेहतर है। ईशान किशन का 28 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ जो कि अच्छा है और इस ग्राउंड पर 24 का है। बाकी नीतीश रेड्डी की बात करें तो ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी का 81 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 70 का एवरेज है। तो ज्यादातर मैचेस में नॉट आउट ही रहे हैं तो इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्लासन की बात करें तो 41 का एवरेज है राजस्थान के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 62 का। तो अगर टारगेट को टीम चेस कर रही है हैदराबाद की, तब आप लोग क्लासन की जगह पर ईशान किशन को रख सकते हैं और पहले बैटिंग करते समय क्लासन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभिनव मोहनोहर का मात्र 23 का ही एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। पैट कमिंस 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 7 मैच में 8 विकेट है। हर्षल पटेल को देख ही सकते हैं कि 12 मैच में 21 विकेट मिली है राजस्थान के खिलाफ। तो ये हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे जो कि मैंने आपको बताया और ग्राउंड पर 5 मैच में 3 विकेट। राहुल चहर भी 9 मैच में 10 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 4 विकेट मिली है। मोहम्मद शमी को 19 विकेट मिली है 14 मैच में, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही और ग्राउंड पर 3 मैच में 4 विकेट। एडम जप्पा को विकेट नहीं मिली है और इस ग्राउंड पर 2 विकेट मिली है। बाकी अथर्वा टेट का 17 का ही एवरेज है और ग्राउंड पर 46 का एवरेज है, विकेट एक मुकाबले में नहीं मिली थी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से चांसेस लग नहीं रहा किसी का खेलने का, और अगर होता भी है तो जयदेव उनडकट को मौका दिया जा सकता है, लेकिन चांसेस ना के बराबर है। तो जो मैंने आपको प्लेइंग 11 में बताया वही हो सकती है और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कोई और बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में क्या रहेगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले 3 मुकाबले में रियान पराग को कप्तानी सौंपी गई है, तो आपको संजू सैमसन की जगह पर रियान पराग कप्तानी करते हुए दिखेंगे पहले 3 मुकाबले में। तो यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे, फिर नीतीश रेड्डी रियान पराग आएंगे, फिर 5वें नंबर पर ध्रुव जेवल, फिर सिमरन हेटमायर, फिर हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, एम थिक्साना, फिर तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और आकाश माधवाल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो ये रहेगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। अब पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर। अब सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को एक बार फिर से बोल दूं कि जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा तो खराब लगता ही है। और अगर आप लोग लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा, तो सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलेगी, ये तो कंफर्म है। और लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार अपडेट्स लाता रहूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं ओपनर बैट्समैन। तो यशस्वी जायसवाल का रिसेंट फॉर्म अच्छा ही है और अब ये ओडीआई में भी और टेस्ट में अच्छा खेल कर आ रहे हैं और टी20 में तो ये लगातार शुरू से ही अच्छा खेलते आ रहे हैं। संजू सैमसन अभी टी20 में इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रिसेंट में दोस्तों इन्होंने कुछ मुकाबले में अच्छी खासी पारी खेली थी। अगर आपको याद होगा तो 75 रन और 109 रन और 107 रन की ये पारी खेले थे साउथ अफ्रीका दौरे पर। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन और जायसवाल दोनों में से इस मुकाबले में एक फ्लॉप होने वाला है। तो ज्यादा चांस है कि दोस्तों संजू सैमसन फ्लॉप हो सकते हैं। तो संजू सैमसन थोड़े से रिस्की रहेंगे क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इंजरी के कारण इनको कप्तानी नहीं दिए जा रहा है। तो रियान पराग दोस्तों कप्तानी कर रहे हैं, तो संजू सैमसन को आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग की टीम में। और अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में हमारे पहले ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे। और हालांकि स्पिन गेंदबाज है, स्पिनर को उतनी मदद नहीं मिलती है, लेकिन ये इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं। पिछले मैच में 1 विकेट मिली, 2 रन की पारी खेले, फिर 16 रन 2 विकेट, फिर दोस्तों 20 रन 61 रन 1 विकेट। और पिछले साल तक ये कोलकाता की तरफ से थे, लेकिन अभी इनको राजस्थान में लिया गया है। तो ये इस मुकाबले में हमारे पहले ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी रियान पराग का बात करें तो पिछले साल आप लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस तो देखी ही, पिछले साल से ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार ये दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 34 रन, फिर 15 रन 1 विकेट, फिर 26 रन, फिर 3 विकेट। तो स्पिन गेंदबाज है, तो रियान पराग को आप लोग अपनी टीम में रखिएगा, हालांकि ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी, इनमें से नीतीश रेड्डी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी मेरा जो प्रेडिक्शन है संजू सैमसन फ्लॉप हो सकते हैं और जायसवाल और रियान पराग पर ज्यादा फोकस करना है। ध्रुव जेवल इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे अगर दोस्तों राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि भले ही पिछले 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हों, लेकिन उससे पहले 66 रन 70 रन और 56 रन की पारी खेल चुके हैं। तो ध्रुव जेवल आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेंगे और इनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में ध्रुव जेवल और नीतीश रेड्डी बैटिंग सेक्शन से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे राजस्थान की तरफ से। सिमरन हेटमायर की बात करें तो हालांकि दोस्तों ये फिनिशर के रोल पर खेल रहे हैं, फिनिशर के तौर पर, लेकिन मुझे इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता है, तो मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे। भले ही पिछले मैच में 63 रन की ये पारी खेल रहे हो, लेकिन रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में ये 20-25 रन के आसपास ही आउट हुए हैं और मेरे हिसाब से ये फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं और उसी के चक्कर में आउट हो जाते हैं। बाकी हसरंगा को बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि स्पिनर को ज्यादा मदद नहीं है इस ग्राउंड पर, तो हसरंगा महंगे साबित हो सकते हैं। तो लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग अपनी सेफ टीम में हसरंगा को रखिएगा। ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो रिस्क लेकर ड्रॉप भी कर सकते हैं।
रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस है। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं क्योंकि फास्ट गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज को इस ग्राउंड पर मदद मिल रही है। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, लगातार 2-3 मुकाबले में इन्होंने अच्छा खासा विकेट लिया है। थिक्साना इस मुकाबले में रिस्की रहेंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, मतलब रिसेंट फॉर्म भी खराब है और स्पिनर्स को मदद उतनी नहीं मिल रही है। देश पांडे इंपॉर्टेंट रहेंगे और संदीप शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आकाश माधवाल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि देश पांडे ऐसे गेंदबाज है जो कि आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हैं और महंगे तो साबित होते हैं लेकिन इनको विकेट जरूर मिलती है। रिसेंट में देखिएगा तो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट ये लगातार लेते आ रहे हैं। तो गेंदबाजी में आपको ज्यादा फोकस करना है देश पांडे के ऊपर और जोफ्रा आर्चर के ऊपर। बाकी मेरे हिसाब से थिक्साना रिस्की ऑप्शन रहेंगे और संदीप शर्मा और आकाश माधवाल में देखा जाए तो संदीप शर्मा का रिसेंट फॉर्म खराब है और आकाश माधवाल का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। तो मेरे हिसाब से आकाश माधवाल को आप लोग एज ए ट्रम्प खिलाड़ी अपनी टीम में रख सकते हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर और देश पांडे पर आपको ज्यादा फोकस करना है जो कि सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का 38 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 60 का है, बहुत ही बेहतर है। संजू सैमसन का 44 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 57 का है। तो दोनों ओपनर्स का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन संजू सैमसन का रिसेंट फॉर्म खराब है, तो मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में चेस करते समय फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन पहले बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीतीश रेड्डी का 34 का एवरेज है, 16 मैच में एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, इस ग्राउंड पर मात्र 17 का है। रियांक पराग का 29 का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 42 का है। बाकी ध्रुव जुरैल की बात करें तो नीचे आते हैं बैटिंग करने, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ 57 का एवरेज है और ग्राउंड पर एक मैच में 1 ही रन बनाए हैं। सिमरन हेटमायर का 30 का एवरेज है दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ और ग्राउंड पर 22 का है। तो मेरे हिसाब से सिमरन हेटमायर केवल दोस्तों टारगेट को चेस करते समय ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर दोस्तों टीम हारने के सिचुएशन में हो तभी दोस्तों ये इंपैक्टफुल पारी खेलेंगे, नहीं तो ऐसे ही इनका ज्यादातर फ्लॉप ही परफॉर्मेंस रहता है। हसरंगा को 2 मैच में 5 विकेट मिली है दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ और इस ग्राउंड पर तो नहीं खेले हैं। बाकी बॉलर में बात करें तो 6 विकेट मिली है जोफ्रा आर्चर को, थिक्साना को 2 विकेट, देश पांडे को 4 विकेट, संदीप शर्मा को 11 मैच में 12 विकेट और आकाश माधवाल को 1 मैच में 4 विकेट मिली है हैदराबाद के खिलाफ। और ग्राउंड पर देखा जाए तो ग्राउंड पर सारे खिलाड़ी एक मैच ही खेले हैं, केवल संदीप शर्मा 17 मैच में 16 विकेट खेले हैं, मतलब 16 विकेट लिए हैं इस ग्राउंड पर। सारे बाकी सारे मुकाबले मतलब बाकी सारे खिलाड़ी मात्र एक विकेट ही मतलब एक मैच ही खेले हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनके बारे में। तो इनमें से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सूर्यवंशी को खिलाया जा सकता है, वैभव सूर्यवंशी, जो कि अभी आपको पता ही है कि बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, नहीं तो शुभम दुबे को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया जा सकता है। बाकी किसी का खेलने का चांस लग नहीं रहा है। अब ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली टीम के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन किया अभिषेक शर्मा को, वाइस कैप्टन मैं जायसवाल को कर रहा हूँ। ट्रेविस हेड को भी आप लोग यहाँ पर कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड बॉलिंग तो कराएंगे नहीं, और अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर है तो हो सके 1-2 बार बॉलिंग इनको मिल जाए। बाकी मैंने यहाँ पर रियांक पराग को रखा है, विनिंदु हसरंगा को, फिर यहाँ पर जायसवाल को मैं रख रहा हूँ, ट्रेविस हेड को, फिर यहाँ पर ईशान किशन को। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऊपर से कुछ आ गया है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं ईशान किशन को रख रहा हूँ, क्लासेन को और संजू सैमसन को। तो ईशान किशन को मैंने एज ए ट्रम्प खिलाड़ी अपनी टीम में रखा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया। बाकी गेंदबाजी में मैंने जोफ्रा आर्चर, पैट कमिंस और मोहम्मद शमी को लिया है। तो ज्यादातर मैं फास्ट गेंदबाज पर ही फोकस कर रहा हूँ और इस टीम में मैं एक बदलाव कर सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर मैं विनिंदु हसरंगा की जगह पर चाहे तो देश पांडे को भी रख सकता हूँ या फिर दोस्तों कोई और फास्ट गेंदबाज को। मुझे विनिंदु हसरंगा पर उतना भरोसा नहीं है क्योंकि इस ग्राउंड पर आपको पता ही है कि पिछले 3 मुकाबले में मात्र 2 ही विकेट मिली है स्पिनर्स को, और स्पिनर्स थोड़े महंगे भी साबित हो रहे हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पहली टीम, जो कि मैंने कैप्टन किया है अभिषेक शर्मा को, वाइस कैप्टन जायसवाल को। दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि संजू सैमसन के ऊपर रिस्क लेते हुए मैंने कैप्टन किया है। हालांकि इनका फ्लॉप होने का चांसेस भी है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है राजस्थान की टीम तब ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। और वाइस कैप्टन मैं ट्रेविस हेड को कर रहा हूं, बाकी मैंने जायसवाल और इधर से ईशान किशन को रखा है। यहाँ पर हसरंगा, अभिषेक शर्मा, रियांक पराग, नीतीश रेड्डी के साथ में जा रहा हूँ। बाकी मैंने बॉलिंग में मोहम्मद शमी, पैट कमिंस और जोफ्रा आर्चर को ही लिया है। तो ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, दोनों टीम मेरी सेफ प्रकार की ही टीम है, मतलब एक ही टाइप की टीम है। केवल मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस किया है, यहाँ पर थोड़ा बैट्समैन में, और कैप्टन मैंने यहाँ पर संजू सैमसन, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड को किया है, यहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा और जायसवाल को किया है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ग्रैंड लीग की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।